very good morning to all of you. In previous lecture, in lecture number 5, we have seen the functions of planning. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं और 5 फंक्शंस हमने उसको डिस्क्राइब किया था। अ, और इसका आपका लर्निंग मटेरियल पूरे सिलेबस के लिए दैट इज़ योर मैनुअल and today also I will provide you the MCQs inshallah on unit number 1 so that you will start your preparation for examination or for test. Okay, so this in last class we have seen the functions of management and 5 functions of management we have stated, from planning, organizing to the controlling. Then we also started types of the planning and steps in the planning, and one by one we have gone that. After this session you should able to learn the state, the types of planning, and explain the steps in the planning. Planning is the first part of your management and function of planning, you can say it is the first part of functions of management. Sorry. So at the end of we have seen this on your last class, and we started the planning. Planning is nothing but deciding in advance what to do, हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, what we have to do, या क्या हमको प्रोडक्ट बनाना है, या कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आपका ब्रिज प्रोजेक्ट है या बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, क्या करना है. तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, यानी किस तरह हमको करना है, वेयर टू डू, कहाँ पर करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु विल डू, कौन करेगा ये काम, और किस जगह पर करना है. तो ऑल दिस डेफिनेशन वी हैव सीन अर्लियर. This definition is given by expert Cons and Yo Daniel, and we are already studying this. Then we have seen the types of planning also. There are corporate planning and functional planning. Coverage of the activity. It's a classification, you can say, uh, and also types is stated in the column number 3. Importance of the content, the strategic planning we are doing, or tactical or operational planning we are doing, this also we have seen in previous class. Time period involved, इसमें भी हम लोग ने देखा लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है. अप्रोच एडॉप्टेड, कौन से अप्रोच से हम लोग यूज़ कर रहे हैं. प्रोएक्टिव प्लानिंग यानी पहले से प्लानिंग करके रख रहे हैं, या रिएक्टिव प्लानिंग, या फिर कोई मुसीबत या प्रॉब्लम आ रहा है या कोई रिक्वायरमेंट आ रहा है तो हम प्लानिंग कर रहे हैं. देन डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन, किस टाइप की प्लानिंग है, इट इज़ अ फॉर्मल प्लानिंग और इनफॉर्मल प्लानिंग, है ना. तो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लानिंग यू हैव सीन इन लास्ट क्लास. And then we have one by one the terms, each planning, types of planning we have also seen. The corporate planning is done at the corporate level. Determine the long term objectives as a whole and to generate plans to achieve objectives. जनरली कॉर्पोरेट प्लानिंग ये हमारे टॉप लेवल की प्लानिंग भी आप बोल सकते हैं. इसके अंदर हमको लंबे अरसे तक कंपनी को कम से कम 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा
आप आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कॉरपोरेट प्लानिंग का काम है कि वो लॉन्ग टर्म प्लान ऑब्जेक्टिव सेट करता है और प्लान जनरेट करता है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो भी हमको जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है साल भर में या 5 साल में हमको यहाँ पर पहुँचना है, दैट इज अंडर द कॉर्पोरेट प्लानिंग। देन फंक्शनल प्लानिंग, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट प्लानिंग, है ना, अंडरटेकन फॉर ईच मेजर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। यानी अब अगर हम देखेंगे तो कॉर्पोरेट प्लानिंग के बाद फंक्शनल प्लानिंग, ये डिराइव्ड है यानी अखज किया गया है कहाँ से, कॉर्पोरेट प्लानिंग से। तो आफ्टर द कॉर्पोरेट प्लानिंग वी आर डूइंग द फंक्शन प्लानिंग। अगर आप देखेंगे तो ये हमको समझ में आता है कि इट इज़ फॉर द मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो प्लानिंग एट ईच लेवल at different post the persons they are doing, and it depend on their requirement, their need, and to work towards the set goal। और प्लानिंग अगर हम करेंगे तो बेटर प्रोडक्शन हमको मिलेगा, बेटर मार्केटिंग होगी, बेटर फाइनेंस हमारा कंट्रोल में रहेगा। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट, ये जो प्रोसेस है इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगर हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी हम फिक्स करते हैं। स्ट्रैटेजी क्या है? प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन विच द टॉप मैनेजमेंट डिटरमाइन द विजन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आर मेकिंग फॉर 3 to 5 years for the organization will be decided by taking into account all the external factors and weaknesses and risk। तो हम कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं तो उनके लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और कुछ विजन्स होते हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं। विदाउट दैट वी आर नॉट डूइंग वर्क और वी आर नॉट मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इज टर्म्ड एट द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजी हम फिक्स करते हैं प्रोडक्शन के लिए भी, मार्केटिंग के लिए भी, सेल्स के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए भी। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में भी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस इनटू न्यू लाइंस, न्यू प्रोडक्ट, प्लान ग्रोन रेट इन सेल्स एक्सेट्रा। तो एक चीज़ हम पहले से एक पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्लान क्या है कि आगे 3 से 5 साल में, 2 से 5 साल में हमको और नए प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई चेंजिंग लाना है जो कि कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव रहे। तो इट विल कम इनटू द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। यहाँ पर भी हमको समझ में आता है कि जिस तरह हमारा कॉर्पोरेट प्लानिंग है, द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। Then you will see the tactical or operational planning. Tactical planning involves how the resources should be used to achieve the goals generally carried out by the lower level management। तो अभी तक हम देख रहे थे कि प्लानिंग में टॉप लेवल, मिडल लेवल, फंक्शनल प्लानिंग में आया, लेकिन टैक्टिकल और ऑपरेशनल, ऑपरेशनल और यानी फील्ड पर या मशीनरी से या कोई चीज़ यूज़ करके या विदाउट यूजिंग, if you are doing the planning, carried out the work in a such a manner that we will get good quality product and we will get the fast product and more output। okay? अगर कोई प्रोजेक्ट है तो कम टाइम में हाउ वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, it will come into the tactical operational planning, and generally it is said by the supervisors and lower level management
and then they are uh, going up and taking permissions from the middle level and top level management. It is an extension of strategic planning and done at various organizational unit. फिर हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर भी बात किए थे पिछले लेक्चर में कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये 2 से 5 साल की नहीं रहती. It is a strategic in nature and it is more than 1 year period, or it can be extended up to 15 to 20 years also, as per the company's policy or the organization planning. फिर उसके बाद short term planning usually covers 1 year. Short term plans are made with reference to long term plans because short term plans contribute to long term plan. Definitely लॉन्ग टर्म हमारा जो विज़न है, जो विशन है, या जो हमारी पॉलिसीज़ है, जो स्ट्रैटेजी है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर हमको दिखती है. और ऐसे डिफरेंट शॉर्ट टर्म प्लानिंग they contribute the long term planning and we achieve the goal of our long term planning. इसी तरह किस टाइप का अप्रोच हम प्लानिंग में करते हैं, इसमें भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि प्रोएक्टिव प्लानिंग मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट हम रिसर्च और डेवलपमेंट के ज़रिए हम पहले से प्लानिंग करके उसको लॉन्च करते हैं, उसका टाइम सेट करते हैं. जबकि रिएक्टिव प्लानिंग अगर हम बोलेंगे अप्रोच के हिसाब से कि अगर process where the future action is dictated in response to whatever comes from environment changes. तो रिएक्टिव प्लान यानी जो चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है और उसको अडॉप्ट करके हम हमारी प्लानिंग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिव प्लानिंग. दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज suitable in the environment which is fairly stable over a long period of time. है ना. तो इसमें फ़र्क क्या है प्रोएक्टिव प्लानिंग में कि मैनेजर्स दे आर नॉट वेटिंग फॉर टू चेंज द एनवायरनमेंट प्रोएक्टिव प्लानिंग में, जबकि रिएक्टिव प्लानिंग में हमको रिस्पांस आने के बाद, इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद, रिक्वायरमेंट चेंज होने के बाद वी आर डूइंग दैट टाइप ऑफ प्लानिंग. Similarly, formal planning and informal planning, we are also see this type of planning is rational, systematic, regular and well documented and called formal planning. तो प्लानिंग अगर हमारी बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है और सिस्टमेटिक है और रेगुलर है, यानी हम कंटिन्यूअस वी आर थिंकिंग ओवर दैट एंड वेल डॉक्यूमेंटेड है, यानी हर स्टेप पर हम डॉक्यूमेंट बना कर रखे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल प्लानिंग बोलते हैं. और इसके अपोजिट इनफॉर्मल प्लानिंग is undertaken generally by small organization. Informal planning is process based on managers' experience, institution, rather than based on systematic evaluation of environmental changes. Whereas formal planning, it is a structural plan prepared by experts like engineers, economists at a higher level, based on results obtained from environment scan. So scanning of the feedbacks and study of the environment, when we are well prepared and in structured manner by the engineers, economists or managers, so this type of planning is called as formal planning. Otherwise, that is the informal planning. Then steps in planning. There are several steps in planning.
establishing goal objectives, setting of the enterprise objectives based on the factors like mission of the organization, ability of the organization, etc. तो पहला स्टेप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए प्लानिंग में सबसे पहले हमको मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेट करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव्स हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो इस्टेब्लिशमेंट गोल्स या ऑब्जेक्टिव में इसको बोलते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग। सेकंड, इस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब इनको हमको मालूम है कि हमको कोई काम करना है तो वी नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, टू बी द कंडीशन अंडर विच प्लानिंग एक्टिविटी विल बी अंडरटेकन। हमको बैठ के काम करने की जगह चाहिए, अदरवाइज हाउ वी विल वर्क। प्लानिंग प्रीमाइसेस आर प्लानिंग assumptions or factors like the expected environment factors, pertinent facts and information relating to the future such as general economic conditions, population trend, competitive behavior. तो these are the premises, है ना, कहाँ पर हमको काम करना है, क्या लोकेशन है, उसका सर्वे करेंगे हम, उसकी स्टडी करेंगे, पर्सन्स की स्टडी करेंगे, रिसोर्सेज की स्टडी करेंगे। दे विल come under the establishing planning premises. The planning premises can be classified as below: internal and external premises, tangible and intangible premises, controllable and non-controllable premises. So then the step number 3, deciding the planning period. Once the long-term objectives and planning premises are decided, the next task is to decide the period of the plan. Some plans are made for years, and others it will be decades. Any long-term planning and short-term planning you can say. So period we have to decide what are our long-term plan, what are our short-term plans. So that is the third step. And fourth step, identification of alternative. The next step in planning is identify the alternative to achieve the objective through various action. And sometimes what happen, what we have decided, it will not fulfill. Sometimes कुछ हमने डिसाइड किया और कुछ रीज़न की वजह से, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो लोकल हो, या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड हो, तो उसके लिए हमको अल्टरनेटिव सोर्स या अल्टरनेटिव उसका आइडेंटिफाई करके रखना, इट इज़ ऑल्सो द स्टेप इन द प्लानिंग। Similarly, evaluation and selection of alternative. After the alternative are identified, the next step is to evaluate the alternatives according to the premises and goals to select the best course of action with the help of quantitative techniques, operational research, software package available for evaluating alternative, है ना। अब हमको कोई भी बिजनेस शुरू करना है, डेफिनेटली हम उसके ताल्लुक से डिफरेंट अल्टरनेटिव पढ़ेंगे, है ना। लेबर कॉस्ट क्या रहेगी, यहाँ करे तो वहाँ करे, यहाँ के लेबर रहेंगे तो लोकल लेबर रहेंगे तो 8 घंटा काम करेंगे, तो उसके बाद बाहर के लेबर अगर रहे तो 12 घंटा काम करेंगे, वहीं पर रहेंगे। तो ये इवॉल्यूशन और सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव डिपेंड ऑन द many factors, only not labors, it depend on the material also, financial also, all the things are related with the finance, but we have to evaluate and we have to select the proper alternative that is come into the planning. If you are developing the derivatives supportive plan, after the best plan is selected, various other plans are derived so as to support the main plan. Definitely कि हम जो एक
मेन प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान अगर हम बना लिए, गोल हम सेट कर लिए कंपनी का, अब उसमें डिवीजन करना पड़ेगा, है ना। प्लान्स फॉर बाइंग इक्विपमेंट, प्लान्स फॉर बाइंग रॉ मटेरियल्स, they are derivative plans and they are supportive plan formulated to support the main plan. ठीक है, तो we have also look after the supportive plans. Measuring and controlling of the process. Managers need to check the progress of their plan so that remedial action can be taken. And controlling, ये हमारा पांचवा फंक्शन है, लास्ट पार्ट है हमारे मैनेजमेंट का। लेकिन सिर्फ प्लानिंग से काम चलता है क्या हमारा? नहीं, प्लानिंग के साथ साथ हमको क्या मेजर्स लेना है, और प्लानिंग हमने जो किया उसके हिसाब से, हमारे प्लान के हिसाब से ये काम वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो हमको चेक करना चाहिए बार बार, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसका रिमेडियल एक्शन, उसके मेजर्स हमको बताना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। और अगर अनरियलिस्टिक है तो उसको चेंज करना चाहिए। तो controlling is also the part of your planning. Okay, so this we have seen in last class, and today we have seen some details. So types of planning, coverage of activity, corporate and functional planning. We have seen importance of content, strategy and tactical or operational planning. Time period involved, long-term and short-term planning. Approach adopted, proactive and reactive planning. And degree of formalization with formal or informal planning. And also we have seen the steps in planning. 7 steps we have seen: establishing goal objective, setting the objectives or goals of company, establishing planning premises, view the condition under which planning activity will be undertaken, deciding the planning period, decide the period of plan, long term or short term, identification of alternative, identify the alternatives to achieve the objectives, and evaluation and selection of alternative, evaluate the alternative according to the premises and the goals and to select the best one. Developing derivative support or supportive plan. And last one, measuring and controlling process, monitor and check the process of your plan. So this is the part of your planning. We have started in last lecture, and today we have finished in lecture number 6 of your management. Now we'll come to the same in your unit number 1, suitable type of organization structure for given examples. तो इसमें हम देखेंगे ये जो पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल का, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पठान, डेली यू आर ज्वाइनिंग वेरी लेट, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन अर्लियर। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल and principles of organization is the part 1, and types of organization and steps in organization will cover in the part 2. So objective of this, after this session, the student is able to list the types of organization, explain the function of various types of organization, differentiate between the various types of organization, and suggest the suitable type of organization for given example. तो ये जो लेक्चर है, इससे आप क्या सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, यू कैन एबल टू लिस्ट उनके फंक्शंस क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, और उनके बीच में आप डिफ्रेंशिएट भी करने पाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, अब यू कैन एबल टू डिफ्रेंशिएट, और यू कैन एबल टू सजेस्ट सुटेबल टाइप ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिवन एग्जाम्पल। अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया गया तो यू कैन एबल टू
सजेस्ट कि नहीं ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कंडीशन में आपको जाना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये आपको मालूम है कि कोई भी कंपनी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज है, स्कूल है, कंपनीज है, चाहे वो टेक्सटाइल मिल के है या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज द प्लान दैट आउटलाइंस हु रिपोर्ट्स टू whom and who is responsible for what। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के नीचे दूसरे मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो जनरल मैनेजर रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और उसके नीचे जो है प्रोसेस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, दे विल रिपोर्ट दो है जनरल मैनेजर। तो इस स्ट्रक्चर को कौन किसको क्या बात करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। It defines how activities such as task allocation, coordinations, and supervision are directed toward the achievement of organizational goal। जैसे आप कॉलेज में भी देखते हैं हमारे यहाँ पर कि मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल के बाद हमारे एचओडीज़ हैं, एचओडीज़ के बाद हमारे पास प्रोफेसर्स हैं, फिर लेक्चरर्स हैं, फिर उसके बाद हमारे पास लैब असिस्टेंट्स हैं, फिर प्यून है। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, और जो नीचे के क्लास टीचर हम लोग रखते हैं, दे विल सुपरवाइज ओवर द स्टूडेंट्स। ये सुपरविजन का पड़ेगा, दे विल डायरेक्ट द स्टूडेंट। सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो अपने अपने सब्जेक्ट के ताल्लुक से स्टूडेंट्स को बताएंगे, पढ़ाएंगे, मटेरियल देंगे, उनसे फीडबैक लेंगे। तो इस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ना? तो आपको ऑर्गेनाइजेशन भी समझ में आ गया, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी समझ में आ गया। नाउ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनके क्या फीचर्स हैं? shows the authority and responsibility relationship between the various position of the organization, है ना? आप कौन से लेवल का आपको वर्क दिया है, आप वो लेवल के रिस्पॉन्सिबल हो। प्रोडक्शन वाला जाके सेल्स नहीं देखेगा, सेल्स वाला जाके प्रोडक्शन में नहीं देखेगा क्या हो रहा। तो यहाँ पर अथॉरिटी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम होती है डिफरेंट पोजीशन पर। सेट ऑफ प्लान रिलेशनशिप, formal task allotted between groups related to function, physical and personal factor। तो प्लान सेट करते हैं हम, और we are working on that plan, and the goals and related functions are set and told to the groups, and they will work in the coordination। Should not be static but dynamic। यानी फीचर ऑर्गेनाइजेशन का है कि स्टैटिक यानी जमा हुआ नहीं रहना चाहिए, जुमूद नहीं चाहिए उसके अंदर। इट शुड बी डायनामिक। कुछ भी आया फौरन उसको उसका सोल्यूशन निकाले और फिर आगे बढ़ गए। सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस। तो फीचर्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या क्या है कि ये चेंज होता है जैसे भी बिजनेस इन्वायरमेंट को हमको चलाना है, या इन्वायरमेंट जैसे चेंज होता है, वी हैव टू चेंज। नाउ विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फॉलोइंग आर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। इसमें लाइन organization structure is a one type, and
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिलिट्री और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड टाइप है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और थर्ड टाइप है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो these three types of organization structures are there। तो आप देखेंगे लाइन और मिलिट्री और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वर्क करती है। तो आप यहाँ टॉप लेवल पर आप देखेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, देन फिर प्रोडक्शन मैनेजर, फिर मैनेजर मार्केटिंग, फिर यहाँ पर फोरमैन फैब्रिकेटर, फोरमैन असेंबली, मैनेजर मार्केटिंग, सेल्स ऑफिसर ए बी, then workers under the production, and the sales persons or salesmen will come under the sales officers। तो ये it is a type of line organization or scalar organization and it is also called as military organization। ये किस तरह काम करती है? Order or instruction issued from the top level is followed by people below, है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ऑर्डर दिया प्रोडक्शन मैनेजर को, इस तरह आपको प्रोडक्शन करना है। मार्केटिंग मैनेजर को दिया कि आपको ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग ये एरिया में करना है, ये एरिया कवर करना है, या फिर हमको ये प्रोडक्ट इतना सेल होना चाहिए, टारगेट सेट करता है, पॉलिसीज बनाता है उसके लिए, उसको डायरेक्ट करता है कि ये काम करो आप। और प्रोडक्शन मैनेजर को डायरेक्ट करते हैं आपको इतना आउटपुट चाहिए, इतना प्रोडक्ट चाहिए। फिर ये प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, हमारे फोरमैन फैब्रिकेटर अगर दो असेंबली है तो एक तो पार्ट्स को बनाएगा, दूसरा पार्ट को असेंबल करेगा, और दोनों के अंदर वर्कर है। डेफिनेटली फैब्रिकेटर जब बनाएगा फिर ये दूसरे जो है वर्कर दे विल असेंबल इट। तो ये जो प्रोसेस है, ऑर्डर फॉलो हो रहा है एक आदमी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे और वर्कर्स तक। तो ये क्या है, लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। तो इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन authority follows vertically downward from top to bottom, है ना, ऊपर से नीचे तक it is working in a vertically downward manner, and people at different levels know to whom they are accountable। यानी वर्कर, फैब्रिकेटर के जो वर्कर है उनको मालूम है कि हमको हमारे फोरमैन को बात करना है, दे विल रिपोर्ट टू देम। फोरमैन हमारे प्रोडक्शन मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर जो है सीईओ से बात करेगा। तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड सिस्टम, इट इज अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फिर द क्वांटम ऑफ अथॉरिटीज इज हाईएस्ट एट टॉप एंड रिड्यूस एट द ईस्ट सेक्शन। तो अथॉरिटी कम होते जाती है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे। इसको हम स्केलर और या लीनियर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। The superior communicate his decision and orders to his subordinate, and the subordinate in turn communicate them to those who are immediately under them। तो जिसके नीचे जो है वो उससे बात करेगा। ये लाइन और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन की। अब इसमें हम देखेंगे कि लाइन और मिलिट्री और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, एक को दूसरे, दूसरे को तीसरा, ऊपर से नीचे तक हमको बातें पास करना है। इज फ्लेक्सिबल एंड इजी टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को इट इज अ फ्लेक्सिबल, है ना, एंड इजी टू एक्सपांड, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच अथॉरिटी, hence no scope of shifting the responsibility, है ना। सेल्स वाले को प्रोडक्शन का काम नहीं दे सकते हम। ड्यूटी ऑफ कमांड एंड बेटर डिसिप्लिन, है ना, ऊपर से नीचे हम वन बाय वन कमांड देते हैं
और उसके अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होता है। इट इनकरेजेस स्पीडी एक्शन। कोई भी फीडबैक हमको मिला कि नहीं ऐसे चेंज करना है, सीईओ के पास जाएगा, सीईओ उसके अंदर चेंज करेगा, इट विल से द प्रोडक्शन मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर विल से द fabricator and fabricator told the worker, and this is a line organization will work like that, and decisions can be make speedy. इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन है कि लाइन डायग्राम में समटाइम लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, ओवर रिलायंस ऑन सुपीरियर डिसीजन, यानी जो ऊपर वाले ने डिसीजन दे दिया है उसको हमको फॉलो ही करना है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। तो ये ड्रॉबैक है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑल लाइन एग्जीक्यूट डिसीजन और इम्प्लीमेंटेड टू द बॉटम। इट ओवरलोड्स अ फ्यू क्यू एग्जीक्यूटिव्स। कुछ एग्जीक्यूटिव्स जो है उनको उनको उनके पास जो काम है वो बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज ओवरलोडेड। inadequate communication, chances of delay in communicating the order to subordinate by superior, therefore possibility of distortion due to long channel, है ना। लॉन्ग चैनल होने की वजह से कि सीईओ से पास होगा प्रोडक्शन को, फोरमैन को, फिर उसके बाद वर्कर्स को, तो इट विल if not proper communicated or delay in communicated, it will affect the production and another work. Authority leadership, it encourage the dictatorial way of working, यानी मैं ऑर्डर दिया बस उसको फॉलो करना है आपको, उसके नीचे वाले को ऑर्डर देगा आपको फॉलो करना है। तो दैट इज सेल्ड एज द अथॉरिटी एंड लीडरशिप डिक्टेटोरियल टाइप ऑफ वर्किंग। अब ये अप्लीकेबल कहाँ है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्लीकेबल कहाँ है? सुटेबल फॉर फैक्ट्रीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज वेयर द मेंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड ऑपरेशन स्टाफ इज लेस। कहाँ पर ये काम करेगी? जहाँ पर कम स्टाफ है, ऐसी जगह स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री। suitable for continuous process such as sugar, paper, oil, refining, spinning, weaving industry, textile, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं है, वहाँ पर ये सूटेबल है, अप्लीकेबल। और ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक प्लांट यूज़ करते हैं, ऐसी जगह पर भी ये सूटेबल है, अप्लीकेबल है। Now we'll see the functional organization. The functional organization is created by grouping various activities of whole of enterprise according to certain function like production, marketing, finance, personnel. So these are the functional organization. The head office is divided into the production, marketing, finance, and personnel. Then it also subdivided into plan 1 and plan 2. So each functional area is put under the charge of functional specialist or manager. तो यहाँ पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना। प्लान 1 and plan 2 they are taken by production, marketing, finance and person. तो इसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं, if you will see the Sapurji, Palanji or many such groups, तो हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर हम बोलें कि दिस टॉप लेवल दे आर द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, तो दे आर रनिंग प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, मे बी प्रोजेक्ट 3,
So such types of organization running different plant or units under them, then the functional organization is suitable for them. So uh, now I have the second lecture in SY. So we'll stop here and see this uh, functional organization in next class, and we'll complete inshallah, try to complete unit number 1 in next class. I will share the lecture materials already